Hello students, today I will tell you the process of accounting and base of accounting. So it's very easy and very simple. So this is Dheeraj Kumar Gupta. Welcome you all in my account classes. Now let's start. चलिए शुरू करते हैं. Process and basis of accounting. बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि अकाउंटिंग में कैसे प्रोसेस होता है, अकाउंटिंग की प्रोसेसिंग क्या है, अकाउंटिंग कैसे की जाती है, इसका क्या तरीका है, इसके प्रोसेस क्या हैं, ये समझिए पहले. ठीक है. तो बच्चों, ये बड़ा आसान है, कोई डिफ़िकल्ट बात इसमें नहीं है. देखिए, साफ साफ बताया जा रहा है, अकाउंटिंग प्रोसेस बिगिन विद द ओरिजिन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं उसी को हम आइडेंटिफाई करते हैं एंड इस फॉलो बाय द रिकॉर्डिंग, उसको रिकॉर्ड करते हैं. ये सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग बिजनेस के ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये ट्रांजैक्शन हमारा बिजनेस से रिगार्डिंग है तो किस टाइप का है. उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करने के बाद उसकी क्लासीफाई करते हैं एंड देन उसको समराइजिंग करते हैं एंड देन बिजनेस ट्रांजैक्शंस कम्युनिटिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. ठीक है बच्चों. तो बच्चों, हमने आपको जो पहली क्लास लिया था, हमारे फर्स्ट क्लास में भी हमने आपको जब अकाउंटिंग की मीनिंग बताया था तो हमने आपको उसी वक्त समझाया था कि बच्चों देखो, अकाउंटिंग का मीनिंग और अकाउंटिंग का प्रोसेस दोनों ही सेम होता है. अगर आपने हमारी फर्स्ट क्लास अभी तक नहीं देखी है तो जाइए मेरी पहले फर्स्ट क्लास आप देख लीजिए, देन आफ्टर स्टार्ट टू सी दिस क्लास. ठीक है. आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था अपनी पहली क्लास में. ठीक है. अकाउंटिंग के बारे में, मीनिंग के बारे में और प्रोसेस के बारे में. फिर भी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड. अकाउंटिंग प्रोसेस करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं. आइए हम बताते हैं आपको क्या क्या स्टेप्स करते हैं जिससे मेरी अकाउंटिंग पूरी हो जाती है. ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं. ठीक है. तो पहला स्टेप मेरा बच्चों क्या होता है, इसमें सबसे पहले अभी आपने देखा कि हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो किस नेचर का है और बिजनेस संबंधित ही है. ठीक है. क्योंकि बिजनेस में बिजनेस से संबंधित ट्रांजैक्शन ही हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है ना. अदर ट्रांजैक्शन हमसे कोई मतलब यानी इररिलेवेंस चीज़ें हम रिकॉर्ड नहीं करते, रिलेवेंस चीज़ें ही रिकॉर्ड करते हैं जो बिजनेस से रिगार्डिंग होता है. एंड देन प्रिपरेशन ऑफ वाउचर. हम उसके बाद क्या करते हैं, उसका वाउचर बनाते हैं. वाउचर क्या होता है सर, जो आपको बिल मिलता है ना, बिल के साथ अगर बिल नहीं तो क्या करते हैं, उस ट्रांजैक्शन का हम अलग से अपने पास से वाउचर बनाते हैं, जिसके माध्यम से हम एंट्री कर सकते हैं. क्योंकि एंट्री करने के बाद इन फ्यूचर कभी ऑडिटर आएगा, चेक करेगा, पूछेगा ये एंट्री भाई कहाँ से हुई थी, तो उसके एज ए एविडेंस हम ये वाउचर उसको दिखाते हैं, ये वाउचर हमने बनाया था, इस वाउचर माध्यम से एंट्री हमने किया है. ठीक है. और उस वाउचर में उस ट्रांजैक्शन का डिटेल लिखा जाता है. ठीक है ना. ये ट्रांजैक्शन का डिटेल जो बनेगा उसे बोलते हैं वाउचर. अब उसके बाद रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. अब सर ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल क्या होती है, सर कैश बुक होती है और उससे रिगार्डिंग अदर परचेज बुक, सेल बुक में जो हम एंट्री पास करते हैं तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कैश बुक में कैश ट्रांसफर हुआ है तो कैश बुक में एंट्री पास की जाएगी. और पोस्टिंग टू द लेजर, उसके अकाउंट में यानी क्लासीफाई जब करते हैं तो डिफरेंट अकाउंट होगा हमारा. परचेज अकाउंट भी होगा, सेल अकाउंट भी होगा, एक्सपेंसेस अकाउंट भी होगा, इनकम अकाउंट होगा. अब डिफरेंट एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट्स हमें, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, तो सारे अकाउंट में अलग अलग हम उसकी पोस्टिंग करते हैं, अलग अलग उसको क्लासीफाई कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. एंड देन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट. उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ट्रायल बैलेंस करते हैं और फिर फिनेंशियल स्टेटमेंट बना के, बैलेंस शीट बना के काम खत्म कर लेते हैं. ठीक है बच्चों. इसको और हम बताएं अगर आपको, ध्यान दीजिए. सो बच्चों, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं सबसे पहले. ठीक है. जर्नल एंट्री पास करने के बाद इसको हम लोग लेज़र में ट्रांसफ़र करते हैं और लेज़र में ट्रांसफ़र करने के बाद फिर इसका अलग अलग ट्रांसफर हो जाता है, अकाउंट बन जाते हैं. इसका हम लोग क्या बनाते हैं सर, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. ठीक है. और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, इस ट्रायल बैलेंस के बनाने के बाद फिर हम क्या बनाते हैं, हम इसका फाइनल अकाउंट बनाते हैं. ठीक है ना बच्चों. तो फाइनल अकाउंट जो बनाते हैं सर, नाम ही है फाइनल अकाउंट. तो फाइनल अकाउंट में क्या बनता है बच्चों, फाइनल अकाउंट बनता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है हमारा, और साथ साथ हमारा बैलेंस शीट भी बनता है बच्चों. ठीक है. यानी कि प्रॉफिट लॉस हमारा प्रॉफिट लॉस बताता है और बैलेंस शीट हमारा फर्म का फिनेंशियल पोजीशन बताता है, कितना एसेट्स है और कितनी लायबिलिटीज़ है. यानी कि ये जो यहाँ से हम लोग ने यहाँ जो स्टार्ट की, यहाँ तक जब पहुँचे तो क्या हुआ, यही हमारा क्या है, प्रोसेस है. यही अकाउंटिंग करने का प्रोसेस है. हम साल के अंत में
अपना प्रॉफिट लॉस या बैलेंस शीट जानने के लिए जब शुरू से रिकॉर्डिंग करते हैं, जो प्रोसेसिंग में स्टार्ट होती है यही स्टार्ट होती है। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, एक तो यहाँ पर हम लोग नोट्स टू अकाउंट भी बना लेते हैं। इसको हम लोग सब वर्किंग नोट डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि क्या कैसे किया गया है। सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, इंटरनल पास किया, फिर क्या करते हैं हम लोग, उसका लेजर पोस्टिंग करते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस क्या बनता है, फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट में क्या बनता है, ट्रेडिंग पीएल, उसका बोलते हैं टीपीएल एंड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट बन जाती है। ठीक है ना, यह है अकाउंटिंग का हमारा प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस से अकाउंटिंग को हमें करना होता है। ठीक है बच्चों, अब आइए हम लोग बात करते हैं हम लोग अपने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है ना, तो अकाउंटिंग करने का जो बेस है वो क्या है, तो सर जो बेस ऑफ अकाउंटिंग है उसको बताया गया है, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस, यानी कि सबसे मेन बेटा, सबसे मेन वजह क्या है अकाउंटिंग करने की, अगर हमको प्रॉफिट लॉस मालूम चल सके। फॉर नोइंग प्रॉफिट लॉस वी आर डूइंग अकाउंटिंग एंड बिजनेस इंटरप्राइजेज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। एक पीरियड पूरा होने पर हमको प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है, हमने प्रॉफिट लिया या लॉस हुआ, हमें इस जानने के लिए मेन उद्देश्य हमारा ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग करने का। और देयर आर टू बेस ऑफ असर्टेनिंग प्रॉफिट और लॉस, नेमली कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। बच्चों, अकाउंटिंग करने का दो बेस बनाया गया है, एक तो होता है कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करना, एक होता है एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करना। अच्छा सर, दो बेस होता है, तो क्या होता है दोनों? बच्चों, कैश बेसिस में क्या होता है, जितने भी कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सब रिकॉर्ड किए जाते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ हम सब काम क्या होगा, सारे ट्रांजेक्शन कैश बेसिस पे होंगे, यानी कि हम कैश माल परचेज भी करते हैं और कैश माल बेचते हैं, सेल भी करते हैं। हम न तो उधार खरीदते हैं और ना ही उधार बेचते हैं। अपने दुकान पर बच्चों हमने बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रखा है, आज नगद कल उधार, इसका मतलब वो कल कभी आएगा ही नहीं, हमेशा क्या होगा, कैश ट्रांजेक्शन होता है, वहाँ पर हम लोग कैश बेसिस लगाते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों अब बिजनेस वर्ल्ड है, आप जानते हो कि बिजनेस में कैश और उधार यानी क्रेडिट दोनों ही करना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में रहना है तो बिजनेस वर्ल्ड में एक बड़ा हमारा जो एरिया होता है वो क्रेडिट पे भी डिपेंड करता है, यानी उधार ट्रांजेक्शन भी होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब कैश और उधार दोनों मिला लिया जाए उसको बोलते हैं क्या, एक्रूअल बेसिस पर, यानी कि हम इस एक्रूअल वाले में क्या होगा, हम कैश का भी ट्रांजेक्शन करेंगे और साथ साथ जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन हुए हैं बट हमारे इस पीरियड में है, यानी हमारे इस रिगार्डिंग जो हमारा पीरियड चल रहा है 31 मार्च तक का क्लोजिंग करना है, फॉर द ईयर है, उस ईयर से रिगार्डिंग है, अभी उसका कैश ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ एक्रू हुआ है। एक्रू मतलब ड्यू हुआ है बेटा, ड्यू से बना एक्रू और एक्रू से बन गया एक्रूअल। जैसे कि अभी जहाँ हमारी शॉप है, अभी हमने शॉप का 2 महीने का रेंट नहीं दिया, या मार्च महीने का 1 महीने का रेंट देना बाकी है, अभी रेंट देंगे नहीं, हम रेंट दिए अगले महीने में अप्रैल में दिए, बट बेटा अकाउंट तो हमारा मार्च में क्लोज हो गया और रेंट मेरा बाकी था, अब दिया हमने, पेमेंट कब किया है, अप्रैल में किया है, जिसका मतलब ये जो था एक्सपेंसेस वो तो मार्च के लिए था ना, फॉर द मार्च वी हैव पे इन अप्रैल, ध्यान देना बात को। तो मार्च का एक्सपेंसेस था, भले मार्च में हमने पेमेंट नहीं किया है, ठीक है ना, लेकिन ड्यू तो हो गया है, आज नहीं कल पेमेंट तो करना है। तो अगर हमारा एक्सपेंसेस कोई ड्यू हो गया है यानी एक्रू हो गया है, अभी हमने उसको पेमेंट नहीं किया है, उसको भी कंसीडर कर लिया जाएगा, उसकी भी एंट्री पास कर ली जाएगी, वो एक्सपेंस को भी नोट किया जाएगा, भले नहीं लिख दिया जाएगा, बाद देंगे। ठीक है, इसको एक्रू कर लेना होता है। यानी कि हम ये बोलते हैं कि अगर खाली कैश ट्रांसफर होगा तो कैश बेसिस पर करेंगे, और कैश और नॉन कैश रिगार्डिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर वो होगा अगर, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्रू करा लेंगे, उसको हम एक्रूअल बेसिस बोलते हैं। हमने एक्रू करा लिया, जैसे किसी कस्टमर को हमने 28 मार्च को माल सेल कर दिया और वो बोलता है सर आपको हम 1 हफ्ते बाद पेमेंट करेंगे, बेटा 1 हफ्ते बाद तो अप्रैल आ जाएगा और 31 मार्च को तो अकाउंट क्लोजिंग होती है, मार्च क्लोजिंग होती है, 31 मार्च को अकाउंट क्लोज करेंगे। अब सेल तो हमने 28 मार्च को दिखा दिया है, अब पैसा कब मिलेगा, अप्रैल में 1 हफ्ते बाद मिलेगा। तो जो इनकम होगी हमारी, वो इनकम कब की मानी जाएगी, वो अगले साल अप्रैल की या इस मार्च की मानी जाएगी, बताइए, इस फाइनेंशियल मानी जाएगी या अगले फाइनेंशियल मानी जाएगी? सर क्योंकि सेल हमारा अप्रैल में हुआ है तो इसकी इनकम भी सेल हमारा मार्च में हुआ है, पैसा रिसीव अप्रैल में हो रहा है, तो सेल हमारा अगर मार्च में हुआ है तो इनकम भी हमारी बुक किया जाएगा, रेवेन्यू हमारी मार्च की, भले पैसा अभी नहीं मिला है बट एक्रू तो हो गया है ना, आज नहीं कल मिलेगा ना। तो जिस बार हमें ट्रांजेक्शन मेरा हो गया, ट्रांजेक्शन कब हुआ, मार्च में हुआ था,
पेमेंट कब मिलेगा, रिसीव कब होगा, अप्रैल में होगा। लेकिन आज हमारा मार्च में ट्रांजेक्शन तो हो गया है, वो इवेंट तो बन गया है, इसको रिकॉर्डिंग हम कर लेंगे, मतलब एक्रू करा लेंगे एक्रू बेसिस पर। अभी ऐसा नहीं कि जब पैसा मिलेगा तब एंट्री करेंगे, अभी ना करें कुछ, ऐसा नहीं बेटा। यानी जब हम ट्रांजेक्शन किए हैं, भले वो उधार हो, लेकिन ट्रांजेक्शन अगर हुआ है, कोई इवेंट हुआ है तो उसकी एंट्री की जाएगी ऑन द, इसको बोलते हैं हम लोग एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल में क्या होगा, कैश भी होगा और इस तरह का नॉन कैश भी, जिसका एक्रू हो गया है वो भी होगा, ठीक है ना। और कैश वाले में सिर्फ कैश बेसिस पर होता है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, इसमें बता भी जा रहा है आपको कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आपको बताया भी जा रहा है कि अंडर दिस बेसिस इनकम आर नॉट रिकॉर्डेड अनलेस दे आर रिसीव्ड इन कैश, मतलब जब तक कैश मिलेगा नहीं तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि कैश बेसिस है, ओनली कैश रिकॉर्ड किया जाएगा। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे आर पेड, जब तक एक्सपेंसेस खर्च नहीं, पेड नहीं करो, पैसा पेमेंट होगा नहीं, तब तक रिकॉर्डिंग नहीं हो, क्योंकि कैश, जहाँ जहाँ कैश ट्रांजेक्शन हुआ, कैश मिला तो एंट्री, कैश पेमेंट किए तो एंट्री, और जहाँ कैश नहीं वहाँ ट्रांजेक्शन नहीं, वहाँ एंट्री नहीं। ये होता है कैश बेसिस में। अब आइए दिखाते हैं बच्चों आप लोगों को हम एक्रूअल। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है। अंडर दिस बेसिस इनकम आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्नड और एक्रूड। एक्रू हो गया ना, भले ना मिला हो, एक्रू हो गया, मिलेगा आज नहीं, बात कल मिलेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट। इससे मतलब नहीं, कैश मिला हो चाहे ना मिला हो, ड्यू हो गया ना, हमने माल को सेल कर दिया ना, अब पैसा भले 2 महीने बाद मिले, बस जिस डेट पर माल सेल हुआ उसी में क्या हो गया, उसकी एक्रूअल हो गया, उसकी ट्रांजेक्शन एंट्री पास कर ली जाएगी। एग्जांपल क्या बता रहा है आपसे, सेल्स मेड ऑन द क्रेडिट विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल सेल ऑफ द पीरियड। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड बिकम ड्यू, नॉट व्हेन इट इज द पेड फॉर द देम। जैसे हमने बताया कोई एग्जांपल ना, सैलरी का या फिर आपका रेंट का, हमने रेंट पे नहीं किया था लेकिन ड्यू तो हो गया है, पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, तो जिस महीने का रेंट ड्यू, अगर मार्च का रेंट ड्यू हो गया है तो उसी मार्च में ही उसको एक्रूअल हो गया है, उसका ड्यू हो गई है, एंट्री पास करनी पड़ेगी आपको, भले उसका पेमेंट आप बाद में करें, ठीक है। यानी एक्रूअल में कैश क्रेडिट दोनों होगा और कैश वाले में सिर्फ और सिर्फ कैश की एंट्री होती है। यानी 2 बेस है अकाउंटिंग करने का। देन ड्यू द लैंडलॉर्ड बट नॉट पेड, तो बताया, समझा दिया हमने आप लोगों को, ठीक है ना। इसका मतलब hence in accrual basis profit or loss particular period is resulted matching of the revenue earned and expenses incurred during the period। मतलब ये बताता है आपको, ये मैच कराता है आपसे कि जिस साल का एक्सपेंस है या जिस साल की इनकम है उसी साल में ये मैच करा देता है, ठीक है ना, ताकि इससे एग्जैक्ट हमको प्रॉफिट लॉस मालूम चल जाता है, ठीक है ना। अगर मार्च का रेंट बाकी था, सैलरी बाकी थी, हम बाद में देंगे, तो क्या वो खर्चा हमारा उस साल थोड़ी है, वो खर्चा इसी साल का था, यूनिट प्रॉफिट पर लॉस पर असर इसी साल डालेगा, वो इस बार खर्चा था, इसलिए उसको एक्रू हम लोग करा लेते हैं। दिस makes it necessary to consider outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income, income received advance, etc. For the preparation of the financial statement under the company 2013, all companies are required to maintain their accounting accrual basis of accounting। अच्छा सर, ये एक बात तो कंफर्म हो गई, यानी कि अब क्या हो गया, कंपनी एक्ट 2013 ने ये हमको ये बता दिया है, कंपलसरी कर दिया है, ये क्या कर रिक्वायर्ड कर दिया है कि सबको अकाउंटिंग किस पर करनी पड़ेगी बेटा, एक्रूअल पर करनी पड़ेगी आपको अकाउंटिंग, ठीक है ना। अब कैश वाला नहीं, आपको एक्रूअल पर ही अकाउंटिंग करनी, यानी कैश क्रेडिट दोनों आपको एक्रू कराते हुए ही आपको रेवेन्यू को, एक्सपेंसेस को शो ऑफ करना है, आपको दिखाना है, ठीक है ना। चलिए इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, देखते हैं बच्चों, आइए यहाँ देख लेते हैं हम लोग। तो ये आपको बताया जा रहा है कि इसके फ़ायदे, एडवांटेजेस क्या होंगे इसके एक्रूअल बेसिस के अकाउंटिंग करने के। देखिए, इट डिस्क्लोज ट्रू प्रॉफिट और लॉस पर्टिकुलर पीरियड, ऑल्सो डिस्क्लोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट इन द पर्टिकुलर पीरियड, बिकॉज इट इज टेक द इनटू द अकाउंट्स ट्रांजेक्शन relating to particular period and takes into accounts all adjustment like outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income and income received advance। मतलब बच्चों ये क्या करेगा, एकदम ट्रू फिगर बताएगा, एकदम मैच कराते हुए सच्चाई बताएगा कि हमारे बिजनेस प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, सच्ची फिगर बताएगा, ट्रू फिगर। इट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ये मैचिंग करता है, यानी जिस ईयर का एक्सपेंसेस है, जिस ईयर की इनकम है, उसी ईयर में क्या है रिकॉर्डिंग करिए आप। अगर मार्च का एक्सपेंसेस है तो मार्च में करिए, अप्रैल का है तो अप्रैल में करिए, मैचिंग करा करिए आप। ऐसा नहीं कि मार्च अप्रैल में, अप्रैल का मार्च में, ऐसा नहीं, जिस चीज़ से जहाँ का खर्चा हो वही बुक किया जाए। देयर इज कंसिस्टेंसी इन द कंप्लीशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर हमें क्या हो रही है, कमीशन प्रॉफिट लॉस डिफरेंट
ईयर एक्रूअल बेसिस बिकॉज इट मेक्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बताता है हम लोगों को, अलग करता है। इट इज़ द रिकॉग्नाइज्ड बाई कंपनी एक्ट 2013। अभी समझा आपने कि कंपनी एक्ट 2013 ने क्या कर दिया, ये हमने डिफाइन अच्छे से कर रखा है। अब बच्चों अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, अगर यानी इसके नुकसान की बात करें, तो सर दो ही नुकसान इसके हैं, ज़्यादातर इसके फ़ायदे ही हैं। बट नुकसान क्या है, इट इज़ नॉट सिंपल एज कैश बेसिस। उसमें क्या था, कैश वाले में सिर्फ ईजी पड़ता रहा, सिर्फ कैश लिखते रहे, बाकी छोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पर दोनों का करना पड़ता है। और इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ एस्टीमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट। अब आपका ड्यू कितना है आपको एस्टीमेट करना पड़ता है, एक्सपेंसेस कितने होने और बाकी हैं, उतना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, ये आपको पर्सनल जजमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये यूके बहुत बड़ी इसका डिसएडवांटेज नहीं है, ये छोटे मोटे हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें है। बाकी इसमें एक्रूअल वाले बेसिस में फ़ायदा ही होता है, इसीलिए कंपनी एक्ट ने रिकमेंड कर रखा है। अगर सर अब बात करते हैं हम लोग डिस्टिंक्शन की कि आपका क्या आपका डिफरेंस है बेसिस कैश बेसिस में और एक्रूअल में, तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा। और आपके पास ये बुक तो ऑलरेडी है ही है, तो उम्मीद करते हैं ये आपका जो डिफरेंस दिया हुआ है आपके पास इसकी काउंटिंग है, आप बुक रखे हुए हैं बच्चों। सर ये डी के गोयल की बुक है बेटा, कोई और बुक नहीं है, ये डी के गोयल की बुक है, जिसको एक्सेस करना बड़ा आसानी से सब बच्चे इसको एक्सेस कर लेते हैं। ये न्यू सेशन की 2020-21 की न्यू बुक है। ठीक है, इस आपके पास होगी, इससे आप डिफरेंस पढ़ लेंगे। और आपको डिफरेंस में जो भी समझाया हमने आपको, और कोई दिक्कत आती है आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, बल्कि हम आपके तो लाइव क्लास भी ले सकते हैं, वीडियो कॉलिंग में भी आपको हम समझा सकते हैं, बताते भी हैं आप लोगों को, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। ठीक है, तो सर अगर हम जिसके पास ये बुक ना हो तो कोई बात नहीं बेटा, हमने तो PDF फाइल आपको ऑलरेडी सेंड कर रखा है। लेकिन ऐसा कोई बच्चा जो हमारी क्लास देख रहा है और उसके पास अगर ये PDF फाइल नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप हमें एक व्हाट्सअप कीजिए, जिस नंबर से आप व्हाट्सअप करेंगे उसी नंबर पर हम ये PDF फाइल बुक की न्यू बुक की PDF फाइल हम आपको सेंड कर देंगे, ताकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी आपके लिए, कोई चार्जेस नहीं है इसके लिए आपको, ताकि इस लॉकडाउन के पीरियड में आप घर बैठे आसानी से पढ़ सकें। बिकॉज इन this period you are not in the position to purchase book from the market, that's why I have arranged this book for you, only for you। ठीक है बेटा, आपके लिए आ गया था। तो जो बच्चे एकदम नए हैं, जो हमें हमारी क्लासेस को देख रहे हैं और आप बुक चाहते हैं, तो कैसे मिलेगा बेटा, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, अगर आप कहें तो एक बार नंबर अपनी और नोट कर लेते हैं। आप हमें इस नंबर पर अगर व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपको क्या कर देंगे, हम आपको, मेरा नंबर सर क्या है, मेरा नंबर बेटा 7499368840। इस नंबर पर आप अगर आप व्हाट्सअप करेंगे, कोई बच्चा भी हो, कहीं का बच्चा भी हो, ठीक है ना, तो अगर हमसे व्हाट्सअप करेगा हम इसको उसी नंबर पर ये PDF फाइल व्हाट्सअप कर देंगे। ठीक है ना, तो घर बैठे आप आराम से इसको अरेंज कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई लॉक नहीं करेंगे और अपनी पढ़ाई पढ़ते रहेंगे, आराम से करते रहेंगे। बेटा आप लोगों ने बहुत सब्र किया, इंतज़ार किया, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 आपने इसका इंतज़ार किया अब खुलेगा, लेकिन बेटा अब तो लॉकडाउन 4 भी क्या हो गया है, लागू हो चुका है। अब तो लॉकडाउन 4 पर हम लोग चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, इस लॉकडाउन 4 में भी हम लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे, घर में ही रहेंगे, मास्क भी यूज करेंगे और 1 मीटर की दूरी बना करके रहेंगे, जो और साबुन से हाथ को क्या करते रहेंगे, आराम से धोते रहेंगे, हर वक्त क्लीन रहेंगे, सेफ रहेंगे, घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। लेकिन इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को लॉक बिल्कुल भी नहीं करेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, खुश रहेंगे, अच्छे रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। सो आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, हंसते रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय।